हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th वाले बच्चों के लिए साउंड का लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। और आफ्टर डेट क्वेश्चन लेक्चर 6 और लेक्चर 7 अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। और लेक्चर 5 जो शायद बहुत लोगों का कहना था कि साउंड और पिक्चर सही नहीं आ रहा है, तो मैं उसे पुनः यहाँ से अपलोड कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपका लेक्चर नंबर 5। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी कि तरंग का अध्यारोपण, तरंग का आपस में मिलना। तो ठीक है जनता, हम शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हिंदी में है तरंग का अध्यारोपण कहिए, चाहे तरंग का एक बिंदु पर मिलना कहिए। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ से ध्वनि स्रोत निकलती है या तरंग स्रोत निकलती है। दो स्रोत है मेरे पास, दो या तीन ही मान के चलते हैं, तीन स्रोत है मेरे पास, और तीनों से तरंग निकल रही है और यह एक बिंदु है। मतलब कहने का है कि यहाँ से भी ध्वनि तरंग निकल रही है, यहाँ से भी तरंग निकल रही है, यहाँ से भी तरंग निकल रही है, और एक समान माध्यम, देखिए यहाँ से यहाँ तक का माध्यम समान है। हवा हो तो हवा है, पानी है तो पानी है, कांच है तो कांच है। एक समान माध्यम में दो या दो से अधिक स्रोत से आकर के तरंग जब मिल जाती है, कहने का मतलब है कि इधर से भी तरंग निकले, इधर से भी तरंग निकले, और तीनों आकर के मिल जाती है। तो ये जो माध्यम का कण है, दिस इज माध्यम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल, माध्यम का जो कण है, इसके साथ क्या होने वाला है, इसका समीकरण है y1, y2 एंड y3। तो तीन तरंग है जिनका समीकरण दिया हुआ है y1, y2, y3। जब ये तीनों एक ही माध्यम एक कण पर मिलती हैं, तब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तब आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ जो माध्यम के कण है उसका कुल विस्थापन कितना होगा, यानी कि कुल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। पुनः यहाँ जो कण है उसके साथ, उसमें जो सारी वेव्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो सब वेव्स के मिलने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कुल विस्थापन। आपसे पूछा जाएगा टोटल एम्पलीट्यूड, यानी कि कुल आयाम। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे इंटेंसिटी, तीव्रता पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 होता है, तो हम एक बार में दो वेव्स के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि लेट टू वेव्स y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा 1 इंटू टी प्लस kx1 एंड y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा 2 इंटू टी प्लस kx2। ये दो तरंग है, ध्यान रखिएगा। दोनों का समय मैंने सेम रखा है। दो वेव्स है, मतलब माना कि दो वेव्स जिनका समीकरण y1 y2 है, दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट इन सेम मीडियम। चलिए समझा जाए। कहा गया कि माना कि दो तरंग जिनका समीकरण y1 एंड y2 है और वे दोनों एक ही बिंदु पर एक समान माध्यम में मिलती हैं, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स पहले ध्यान रखिए। अच्छा, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कुल विस्थापन, नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना है कुल एम्पलीट्यूड, ए नेट यानी कि कुल आयाम। आपको निकालना है आई नेट यानी कि कुल इंटेंसिटी। तीन चीज आपसे पूछी जाएगी। पहला कुल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, कुल एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा, कुल इंटेंसिटी पूछा जाएगा, तीव्रता, आयाम और विस्थापन पूछा जाएगा। चलिए जनता, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो दो तरंग है, इन दोनों तरंग में देखिए यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। तो आपको पढ़ना है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स इसको बोलते हैं कला संबंध स्रोत। क्या बोलते हैं जनता? कला संबंध स्रोत। चलिए, कला संबंध स्रोत का मतलब समझिए। कला संबंध स्रोत का मतलब ये होता है कि यदि दो तरंग जो एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, अगर उन दोनों तरंग का ओमेगा सेम हो जाए, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर इक्वल हो जाता है,
और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि 12th में जानना होगा। ध्यान रखिए, कालांतर मतलब डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वैसी स्रोत को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। मतलब जब दो तरंग का कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपस में सेम हो जाए और कालांतर यानी डेल्टा फाई का वैल्यू नियत होता है, कालांतर नियत हो जाना चाहिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपस में सेम हो जाना चाहिए, तो ऐसे स्रोत को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं जनता? कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है, कला संबंध स्रोत। तो ध्यान रखिएगा कि जो दोनों तरंग थी अभी ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों की आवृत्ति अलग अलग है। अब हम इसी में मान लेंगे कि यदि तरंग का समीकरण ऐसे हो जाए y1 बराबर a1 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस के इंटू x1, यहाँ मान लेते हैं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ये हमने मान लिया। अब देखिए इन दोनों तरंग का ओमेगा आपस में सेम है यानी कि कोणीय आवृत्ति सेम है, तो इन दोनों तरंग को बोलेंगे कला संबंध स्रोत से उत्पन्न तरंग। अब ये तरंग आकर के मान लेते हैं कि किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, तो मिलती है तो यहाँ पर हमको बताना है कि कितना होगा कुल आयाम, पुनः हमको बताना है कितना होगा कुल तीव्रता, पुनः हमें बताना है कुल विस्थापन कितना होगा। तो चलिए जनता, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वाई नेट यानी कि कुल डिस्प्लेसमेंट वाई नेट बराबर हो जाएगा समीकरण ए नेट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यही समीकरण बनेगा अंतिम समीकरण। जब ये दोनों मिलेंगी तो नए तरंग का समीकरण कैसे याद रखना, वाई नेट बराबर ए नेट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस क्या थीटा। हमारा टारगेट हो गया वाई नेट निकालने का, हमारा टारगेट हो गया ए नेट निकालने का, हमारा टारगेट है थीटा निकालना, और साथ ही साथ हमारा टारगेट है आई नेट निकालना। ये सारी चीजें मालूम हो, जैसे थीटा मालूम तो इसमें रख देंगे, ए नेट मालूम तो इसमें रख देंगे, वाई नेट मालूम तो इसमें रख देंगे, तो हमको समीकरण मालूम हो जाएगा विस्थापन का, और आयाम मालूम हो जाएगा, तीव्रता मालूम हो जाएगा, और कोण मालूम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले इन दोनों तरंग को देखना है, इसका a1 है, इसका a2 है। यहाँ इसका कालांतर, पहले तरंग की कालांतर की बात करें फाई1 मतलब पहले तरंग का कला, तो पहले तरंग का कला कितना है, कला मतलब कोण ओमेगा टी प्लस के x1। दूसरे तरंग के कला की बात करें फाई2 तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के x2। तो क्या हमको दोनों तरंग दोनों वेव्स का कला मालूम है, फेज मालूम है। अब हमको फेज डिफरेंस चाहिए तो लिखेंगे डेल्टा फाई का मतलब फाई1 माइनस फाई2, दिस इज द फेज डिफरेंस। फाई1 कितना है ओमेगा टी प्लस के x1, और यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा टी माइनस के x2, यहाँ है अंदर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2, ओमेगा टी कैंसिल हो गया, के कॉमन ले लिया मैंने तो हो गया x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। यहाँ से डेल्टा फाई के का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज द डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स हो जाता है। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। ठीक, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये आप जानते हो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू, इतना आ गया मेरे पास। अब चलते हैं आगे। देखिए आपको करना क्या होता है कि आपको निकालना है ए नेट। तो देखो ए नेट निकालने का बहुत सिंपल तरीका, सबसे पहले देखना है कि पहले का एम्पलीट्यूड कितना था, तो पहले का एम्पलीट्यूड था a1 और कोण कितना था इतना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानते हैं कि यह कोण 30 डिग्री और यह कोण 90 डिग्री है। तो देखो 30 और 90 है तो दोनों का कालांतर कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, दो लाइन्स बनानी है। पहले एक ऐसे लाइन बना लेना, दिस इज लिखना a1, और जिसका कोण ज़्यादा होगा, जैसे एक का कोण है 30 डिग्री दूसरे का कोण है 60 डिग्री, जिसका 30 डिग्री उसको ऐसे बनाना, जिसका 60 है इसको ऊपर से बना देना है, और दिस इज a2, और दोनों का अंतर इसमें लिख देना है यानी कि डेल्टा फाई। ओके ना, यानी कि मान लेते हैं पहले का कोण था 30 डिग्री दूसरे का कोण था 90 डिग्री, तो 30 वाले को ऐसे बनाना है, 90 को उससे 30 को ऐसे बनाना है। मतलब मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन था y1 बराबर a1 साइन 30 डिग्री मान लेते हैं, और y2 बराबर दिया रहता a2 साइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत, तो 30 और 90 दिया हुआ है, तो पहले का कोण है 30 डिग्री, तो एक लाइन बनाना, यहाँ a1 लिख देना। अब देखना दोनों का अंतर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री
का एक कोण बनाना है और वहां से एक लाइन खींचना और ये क्या लिख देना A2। तो A1 मालूम, A2 मालूम, दोनों का कालांतर मालूम है। अब देखो बस वेरी सिंपल, जिनको जिनको वेक्टर का जोड़ आता है कि दो वेक्टर हैं A और B, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया रिजल्टेंट उन्हीं के बीच से कहीं ना कहीं से पास करता है, तो मैंने माना रिजल्टेंट A नेट है और यहाँ का एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आपको पढ़ा रखा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला √A² प्लस B² प्लस 2AB, तो यहाँ से A1 A2 और cos डेल्टा फाई, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा फाई। यहाँ से अगर A नेट का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आज से फॉर्मूला चलाया A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, उसी तरह से जनता अगर हमको एंगल चाहिए थीटा तो ऐसे लिखेंगे tan थीटा, और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था जिसके साथ एंगल उसको छोड़ देते हैं। तो A1 को छोड़ेंगे तो बचा कौन, A2। A2 के साथ ऊपर में एक बार क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई, और पुनः नीचे में लिखेंगे साइन, तो नीचे में लिखेंगे cos डेल्टा फाई, और जो बचा रहता है उसको लिख दिया जाता है A1। देखिए जिसके साथ एंगल उसको छोड़ देते हैं, तो A1 के साथ A1 को छोड़ेंगे तो बचा क्या, A2 के साथ एक बार साइन, तो A2 के साथ cos साइन, बगल में A। यहाँ से हमको थीटा भी निकालने चला है, A नेट भी निकालने चला है, ओमेगा दिया रहेगा, बाकी सब चीज रखिएगा, इक्वेशन में आपका काम हो जाएगा। तो हमको A नेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक और फॉर्मूला हम लाते हैं। देखिए हमने पढ़ाया आपको कि जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी वह आयाम का स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। अब देखिए ऐसे इसका फॉर्मूला यहाँ होता है, इंटेंसिटी I बराबर 2πf² रो इंटू P। 2πf², एक ए छूट गया, 2π, इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2πf² A² रो इंटू V होता है। बस ये अभी आपको याद थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये 12th में समीकरण में आपको पढ़ाऊंगा भी, बस अभी आपको ध्यान रखना है कि तीव्रता आयाम का स्क्वायर होती है। देखिए तीव्रता आयाम का स्क्वायर हो गया। अगर हमको कोई पूछे I1 बताओ तो लिखेंगे I1 इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर। कोई पूछेगा I2 बताओ तो लिखेंगे क्या, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर। कोई पूछेगा I नेट बताइए तो बस कुछ नहीं, जैसे लिख रहे हैं A नेट का होल स्क्वायर। देखिए जनता हमको पूछा I1 तो A1, I2 तो A2, I नेट तो इतना। अच्छा, चूंकि समानुपाती है तो आपको पता है समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक कांस्टेंट लाते, तो ऐसे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू, समानुपाती का मान लेते हैं P है, कांस्टेंट P है, तो P इंटू A1 का स्क्वायर। यहाँ अगर I2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P इंटू A2 का स्क्वायर। यहाँ I3 निकालते हैं तो हो जाएगा I नेट ना, I नेट निकालते हैं तो P इंटू A नेट का होल स्क्वायर। तो हमको सारी चीजें मालूम हो गई I नेट। अब चलते हैं समीकरण, हम क्या देख रहे हैं समीकरण अभी पढ़े, A नेट का होल स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ आता था cos डेल्टा फाई। देखिए तो अब इसमें हम क्या करते, A नेट की जगह लिख सकते हैं। देखो तो A नेट है तो A नेट की जगह, तो P इधर मल्टीप्लीकेशन में गुना में तो नीचे भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा I नेट बटा P का होल स्क्वायर। सॉरी, I नेट बटा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि A नेट का स्क्वायर निकलेगा ना, तो I नेट बटा P। आगे चलते A1 चाहिए, A1 का स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा I1 बटा P। उसी तरह से A2 का स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा I2 बटा P। आगे बढ़ते हैं 2 का 2, A1 चाहिए तो देखें A1 का स्क्वायर है, और A1 का स्क्वायर है तो पहले A1 का स्क्वायर निकालेंगे। देखें ऐसे निकलेगा, A1 का स्क्वायर बराबर कितना, I1 बटा P, और A1 चाहिए तो क्या हो जाएगा √I1 बटा P। तो यहाँ पर जनता क्या हो जाएगा √I1 बटा P। उसी तरह से अगर A2 निकालिएगा तो स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो I2 बटा P, और बाहर में क्या हो जाएगा cos डेल्टा फाई। अब सुनिए ये बचा कितना, I नेट बटा P, इधर कितना I1 बटा P प्लस I2 बटा P, अब प्लस यहाँ 2 का 2 ऊपर में √I1 I2, और देखिए यहाँ पर यहाँ P और P है तो P का स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो एक P बचेगा, और बाहर में cos डेल्टा फाई, P सब खत्म हो गया, और यहाँ से I नेट का फॉर्मूला निकल गया कितना, I नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, दिस इज I नेट। I नेट मतलब कुल आयाम। तो देखो जनता, सॉरी कुल तीव्रता। एक हमने A नेट का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, A नेट का स्क्वायर बराबर कितना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। यही दो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। चलिए शुरू से चीज़ों को एक बार मैं फिर से ऐसे कर देता हूं ताकि धीरे धीरे आपका जिनका छूट गया है वो अच्छे से वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। चलिए
यहाँ तक सारी चीजें ओके हैं सब लोगों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दो चीजों का बात करेंगे कि ठीक है सर, जब दो तरंग एक दूसरे से मिल रही हैं तो मिलने के बाद क्या होने वाला है ये देखा जाए। जब दो तरंग एक दूसरे से मिलेंगी तो एक को बोलते हैं, जैसे दो चीज मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि दो दोस्त मिलकर के एक काम, एक जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु है, देखिए एक वस्तु है, चाहे कंपनी है, चाहे कोई भी ग्रुप है, तो ग्रुप में सभी लोग एक माइंडेड है, सबका दिमाग है कि नहीं मुझे सबसे अच्छा काम करना है, तो ग्रुप अच्छा काम करेगा, ग्रुप का ग्रोथ होगा। बट किसी भी ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रुप को पीछे करना चाहते हैं, कुछ ग्रुप को आगे करना चाहते हैं, तो ग्रुप का ग्रोथ नहीं होगा, ग्रुप विकसित नहीं होगी। तो सेम चीज क्या है कि जब दो तरंग किसी माध्यम में आकर के मिलती हैं तो यहाँ पर तरंग मिलने के बाद उसकी तीव्रता बढ़ भी सकती है, तीव्रता घट भी सकती है, उसका आयाम बढ़ भी सकता है, उसका आयाम घट भी सकता है। तो इसीलिए अब क्या हो गया कि जब तरंग का इंटरफेरेंस होता है, जब तरंग आकर के एक दूसरे से मिलती हैं, तब उनको मिलने के दो कंडीशंस, दो तरीकों में बांटा गया है। पहला होता है, हम दोनों तरफ बनाते हैं, एक तरफ लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव और एक तरफ लिखिएगा डिस्ट्रक्टिव। देखो कंस्ट्रक्टिव मतलब और डिस्ट्रक्टिव मतलब, कंस्ट्रक्टिव को हिंदी बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी। विनाशी मतलब क्या है ये समझेंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम शॉर्टकट लिख देते हैं, इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ये दो कंडीशन आपको सीखना है। देखिए जनता, संपोषी मतलब क्या होता है कि जब दो तरंग आपस से मिले और उसका आयाम ए नेट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज्यादा आयाम मिले और सबसे ज्यादा तीव्रता मिलना चाहिए, यानी दोनों अगर सबसे अधिक मिलता है तो उसको ऐसे वैसे तरंग को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है दोनों तरंग का। अच्छा, इसके लिए शर्त क्या है? तो इसके लिए शर्त है, देखिएगा, चाहे आप ए नेट का फॉर्मूला लिखो चाहे आप आई नेट का फॉर्मूला लिखो, दोनों में देखिएगा यहाँ था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और बगल में cos डेल्टा फाई, और यहाँ था i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट अंडर i1 i2 और बगल में cos डेल्टा फाई। अब चूंकि कोई आपसे पूछे कि इसका वैल्यू सबसे अधिक होना चाहिए, तो अधिक होने के लिए देखिए cos थीटा का मान सबसे अधिक कितना होता है? तो cos थीटा का सबसे अधिक मान होता है कितना जनता? 1। कितने डिग्री पर होता है? तो cos थीटा का मान 180 डिग्री। तो इसको एक जनरल वैल्यू लिखा जाता है, सामान्य मान। तो डेल्टा फाई बराबर लिख देंगे 2n पाई, यानी कि जब दो तरंग के बीच का कालांतर 2n पाई का मतलब n का वैल्यू 0 डालिए तो दोनों के बीच का कालांतर या तो 0 डिग्री हो, दोनों के बीच का कालांतर 1 डालिए तो 2 पाई, 2 डालिए तो 4 पाई, यानी कि पाई का सम गुणज होना चाहिए। कालांतर यानी डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, कालांतर का वैल्यू पाई का कौन सा गुणज होना चाहिए? सम गुणज होना चाहिए। जब पाई का सम गुणज होगा और जब दो तरंग आपस में मिलेगी तो समझिए कि वहाँ आयाम महत्तम होगा और तीव्रता भी क्या होगी जनता? महत्तम होगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि सर डेल्टा फाई तो हम जान गए, एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स से पढ़े थे क्या? अब डेल्टा फाई की जगह डाल दीजिए 2n पाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा गुने डेल्टा एक्स। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ से डेल्टा एक्स का फॉर्मूला निकल के आया n लेमडा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेल्टा फाई बराबर 2n पाई और डेल्टा फाई बराबर n लेमडा, जहाँ n का वैल्यू कहाँ से पुट करना है? 0 1 2 3 ऐसे करके पुट करना है। मतलब अब इसका बात समझ लीजिए, मान लीजिए एक समीकरण दिया हुआ था कि 20 साइन कितना डिग्री, तो यहाँ दिया हुआ मान लेते 30 डिग्री और यहाँ दिया हुआ है y2 इज इक्वल्स टू 30 साइन कितना डिग्री? तो 210 डिग्री। कोई पूछेगा ये दोनों तरफ मिलेगी तो कैसा व्यतिकरण होगा? संपोषी की विनाशी। तो पहले कालांतर देखिए, डेल्टा फाई कितना आ गया? 230 में से 80 घटे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई। देखिए पाई का कौन सा गुणज आ गया? पाई का सम गुणज, मतलब ऐसा तरंग मिलेगा तो समझिए कि वहां पर तीव्रता महत्तम होगा, सबसे अधिक होगा, आयाम सबसे अधिक होगा। ओके क्या? थोड़ी सी ये बात है कि ऐसे वीडियो बनाते समय मेरे पास स्पेस फिक्स होता है, हो सकता है वीडियो तुरंत खत्म हो जाए तो पुनः इसका एक और वीडियो बना देंगे। लेक्चर नंबर 5 का 5A हो जाएगा, अगला 5B हो जाएगा। बट यदि नहीं होता है तो अच्छी बात है। तो चलिए, हमको तो इतनी बातें समझ में आ चुकी है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन याद रखना है n पाई और डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस n लेमडा और पाथ फेज डिफरेंस कालांतर 2n पाई होना चाहिए। अब चलते हैं इधर डिस्ट्रक्टिव का मतलब a नेट, यानी कि तीव्रता आयाम का मान न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम सबसे कम होना चाहिए, तीव्रता का मान भी सबसे कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। मिनिमम मतलब न्यूनतम।
तो न्यूनतम होने का मतलब फॉर्मूला तो देखिए, फॉर्मूला आपके सामने, यही फॉर्मूला दोनों में यूज होगा। यहाँ पर डालिए कि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है जनता, -1। और -1 कितने डिग्री पर होता है, तो -1 होता है जनता 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री पर होता है तो इसका जनरल वैल्यू लिखेंगे। जनरल वैल्यू कितना होता है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई लिख सकते हैं। देखिए 2n + 1 पाई, पाई 180 डिग्री पर पाई वैल्यू होता है, 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो देखो यहाँ पर n का वैल्यू डालो 0 तो पाई, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 3 पाई, 2 डालोगे तो 5 पाई, 7 पाई। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि जब जब आप इसका वैल्यू रख करके देखिएगा तो आ जाएगा कितना, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। यानी कि हम कह सकते हैं कालांतर यानी कि फेज डिफरेंस, जब जब फेज डिफरेंस पाई का विषम गुणज हो, पाई का विषम गुणज होना चाहिए। एक बार सम गुणज तो एक बार पाई का विषम गुणज होगा तो तीव्रता सब, आयाम सबसे कम होता है, तीव्रता सबसे कम होता है। कितना होता है हम अभी करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। पहले तो हम दोनों टेबल तैयार कर लेते हैं कि टेबल हमको क्या सिखाने जा रही है। चलिए इतना सबको क्लियर है। अब चलते हैं कि हम जानते हैं कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू होता है डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई की जगह लिख सकते हैं 2n + 1 पाई, इधर कितना 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। देखो पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ से डेल्टा एक्स निकालिएगा तो हो जाएगा 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो देखिए ए है किसका, ए है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, और ये है किसका, तो फेज डिफरेंस, कहाँ गया, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। यहाँ है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, ये है कालांतर और ये है पाथांतर। ये दोनों याद रखना पड़ेगा कि जब जब पाथांतर 2n + 1 लेमडा बाई 2 होगा तो वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। इनका वैल्यू यहाँ भी किससे शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू करना है। ओके क्या, कभी कभी बहुत लोग घबराए रहते हैं कि यहाँ सर माइनस होता है, तो देखिए अगर यहाँ माइनस होगा तो 1 से शुरू किया जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो 1 से, अब प्लस होगा तो 0 से शुरू करना है। ठीक है, ये हुआ कंडीशन, ये हुआ शर्त किसके लिए, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब चलते हैं जनता की, ठीक है सर, अब एक इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं कि मान लिया जाए कि एक तरंग है y = आया a1 sin ω_t प्लस kx और प्लस यहाँ दिया हुआ मान लेते हैं कि करीब करीब चलो मान लिया जाए कि 450 डिग्री, और यहाँ दिया हुआ है y2 = a2 sin ω_t प्लस kx और प्लस 90 डिग्री। बोला बताओ ये दोनों तरंग मिलेगी तो कैसा व्यतिकरण होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले का कला दूसरे का कला। तो देखिए पहले का कला कितना है, ω_t प्लस kx1 प्लस 450 डिग्री। दूसरे का लिखेंगे तो ω_t प्लस kx, x1 यहाँ x2 कर लो, x1 यहाँ x2 चाहे x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 90 डिग्री। दोनों का अंतर निकालिएगा तो इनका काम खत्म। कितने डिग्री का अंतर, 360। 360 को लिख सकते हैं 2 पाई। देखो पाई का सम गुणज है तो कैसा व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो चलिए अब ए नेट का फॉर्मूला लिखेंगे। ए नेट बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है 2 पाई यानी 360 डिग्री। और देखिए तो आपको याद है 360 यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, 360 यहाँ आएगा तो 0 मान होता है। तो कॉस यहाँ पर 360 का वैल्यू कितना 1, तो कॉस 360 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस 360 का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर दैट इज a नेट का होल स्क्वायर। और यहाँ से जनता जब a नेट निकालिएगा तो हो जाएगा a1 प्लस a2। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब जब समपोषी व्यतिकरण होगा तो डायरेक्ट निकालना है a नेट का फॉर्मूला से a1 प्लस a2। उसी तरह से चलते हैं i नेट निकालने। तो i नेट का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अभी, i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 और बगल में कितना कॉस डेल्टा फाई। कितने का कालांतर आएगा, डेल्टा फाई मतलब 2 पाई 360 डिग्री, कॉस 360 का मान 1। तो यहाँ से हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 और कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिख सकते हैं √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर और प्लस 2 × i1 i2। इतना तक में तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज आई नेट। अब हम बात करते हैं, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो इसको लिख सकते हैं i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर दैट इज आई नेट। ओके क्या, तो आज से याद रखना है कि जब जब समपोषी व्यतिकरण होगा मतलब कि डेल्टा फाई
2n पाई मिले, पाई का समगुणज, चाहे पाथांतर डेल्टा एक्स एन लेमडा मिले, यानी पाथांतर डेल्टा एक्स एन लेमडा मिले, डेल्टा फाई 2n पाई मिले, तो ए आयाम का फॉर्मूला a1 प्लस a2 और तीव्रता का फॉर्मूला रूट अंडर i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। ये हुआ कब, जब संपोषी व्यतिकरण होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर पाथांतर कितना, तो 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 एंड कालांतर मतलब फेज डिफरेंस कितना, तो 2n प्लस 1 पाई, यानी पाई का यहाँ भी समगुणज और वहाँ पर पाई का क्या था, समगुणज। जैसे फॉर एग्जाम्पल y1 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 3 साइन मान लेते हैं 30 डिग्री और एक तरफ मान लेते हैं y2 इज इक्वल्स टू 4 साइन 120 डिग्री। तो हम पूछेंगे पहले का कला बताओ तो 30 डिग्री, दूसरे का कला बताओ तो कितना जनता, तो दूसरे का कला आ गया आपका दूसरे का कला कितना आ गया, यानी कि चलो यहाँ ना 30 हो गया, तो यहाँ तुम ले लो 210 डिग्री, 210 डिग्री ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं बट 210 डिग्री हमने ले लिया। तो फाई 2 इज इक्वल टू 210 डिग्री, तो डेल्टा फाई देखो कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री, 180 को लिख सकते हैं 1 पाई। तो देखिए पाई का कौन सा गुना जा गया, विषम, और जैसे ही विषम गुना जा जाएगा तब हमको समझ में आ गया कि यहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण का शर्त क्या होता है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए अब लिखेंगे ए नेट का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री, चाहे पाई का भी समगुणज। और जब पाई का भी समगुणज होता है तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और यहाँ हो जाएगा -1, दिस इज a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और माइनस 2a1 a2, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। इधर है ए नेट का होल स्क्वायर, देखिए जनता स्क्वायर से स्क्वायर खत्म और यहाँ से फॉर्मूला आ गया ए नेट बराबर मोड में रखिएगा a1 माइनस a2, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो याद रखना है कि जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो डायरेक्ट निकालेंगे कुल आयाम का फॉर्मूला मोड ऑफ a1 माइनस a2। उसी तरह से अब तीव्रता की बात करते हैं। चलिए तीव्रता देखा जाए, तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो आई नेट का फॉर्मूला क्या है, आई नेट का फॉर्मूला है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट अंडर i1 i2, बगल में कितना cos डेल्टा फाई, चूंकि डेल्टा फाई cos 180 वैल्यू डालेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर i1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर i2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट अंडर i1 इंटू i2 और cos 180 का वैल्यू -1, यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर i1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर i2 का स्क्वायर और यहाँ जाएगा -2 इंटू रूट अंडर i1 इंटू i2, दैट इज इक्वल्स टू आई नेट। आई नेट निकल चुका है, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर, दैट इज आई नेट। तो सभी फॉर्मूला मुझे समझ आ चुके होंगे कि जब हम देखेंगे संपोषी व्यतिकरण होता है तो ए नेट बराबर a1 प्लस a2 और आई नेट बराबर रूट अंडर i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। और जब हम देखेंगे कि विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो ए नेट का फॉर्मूला मोड ऑफ i1 माइनस i2, सॉरी मोड ऑफ a1 माइनस a2 और आई नेट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर। तो हमें एम्पलीट्यूड मालूम हो गया, हमें इंटेंसिटी मालूम हो चुका, इतनी सारी चीजें अगर आपको मालूम है तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और आपका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। चलिए अब स्पेशल केस देखते हैं। यदि इफ a1 बराबर a2 बराबर a हो तथा और i1 बराबर i2 बराबर i हो, यानी कि दोनों की तीव्रता बराबर हो, दोनों का आयाम बराबर हो, तब पहला केस बन रहा है संपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण, संपोषी। और उसमें पढ़े हैं ए नेट का फॉर्मूला याद है, ए नेट बराबर अभी पढ़े a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 करेंगे तो कितना आंसर 2a। आई नेट का भी फॉर्मूला आया है संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए, रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर i प्लस रूट अंडर i का होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू रूट अंडर i प्लस रूट अंडर i का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा तो 4i इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब दोनों का आयाम और दोनों की तीव्रता आपस में बराबर है तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2a और यहाँ हो जाता है 4i। क्वेश्चन में आई दिया रहेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए दिया रहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर विनाशी की बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ए नेट का फॉर्मूला अभी पढ़े कितना, मोड ऑफ a1 माइनस a2, तो लिखेंगे a माइनस a और आंसर इज 0। ओके उसके बाद लिखेंगे आई नेट का फॉर्मूला, तो आई नेट का फॉर्मूला कितना, रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर, दिस इज i माइनस i का होल स्क्वायर एंड दिस आंसर इज 0। ओके क्या, तो हमको ए नेट भी मालूम हो गया, आई नेट भी मालूम हो गया, ए नेट भी मालूम हो गया, आई नेट भी मालूम हो गया। तो इस तरह से ये भी कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारे पास हमने सारे कंडीशंस देख लिए, इस फॉर्मूला देख लिया,
अब 2 क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं और क्वेश्चंस को करने के बाद लेक्चर फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो खत्म हो जाता है तो एक क्वेश्चन हम लास्ट के लेक्चर में भी साउंड का करवा देंगे। चलिए यहाँ तक देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन है कि इफ I1 इज टू I2 इज, यानी कि तीव्रता का अनुपात दिया हुआ है 9:16, यानी कि 2 तरंग है, दोनों तरंग एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनकी तीव्रता का अनुपात 9:16 है। तो बताइए आई नेट कितना होगा, ए नेट कितना होगा। अच्छा, आई नेट पूछा है, ए नेट पूछा है, और आपको ध्यान रखना है कि कब निकालना है और आई नेट कब। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यदि 2 तरंग की तीव्रता का अनुपात दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा कि महत्तम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी बताइए, और पूछेगा न्यूनतम तीव्रता बताइए, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी बताइए। तो अब चलिए जनता, आप समझते हैं जरा कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमें, और हमसे पूछा जाएगा ए मैक्सिमम बताइए और ए मिनिमम की महत्तम आयाम और न्यूनतम आयाम। चलते हैं, सबसे पहले I1 है 9, I2 कितना है 60। तो चलते हैं I मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब संपोषी व्यतिकरण, तो इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, रूट में रखेंगे तो √9 प्लस √16 का होल स्क्वायर, 9 का √3, 16 का रूट कितना, तो 16 का √4 और 4 3 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49। ये हो गया महत्तम तीव्रता। कोई पूछेगा न्यूनतम तीव्रता बताइए, तो आई मिनिमम का फॉर्मूला कितना, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √9 माइनस √16 का होल स्क्वायर, 9 का √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड द आंसर इज कितना, आंसर इज 1। तो महत्तम तीव्रता मालूम हो गया, न्यूनतम तीव्रता मालूम हो गया। उसी तरह से अब बात करते हैं, चूंकि हमको आयाम भी चाहिए, महत्तम और न्यूनतम, तो चलते हैं यहाँ पर। चूंकि हमने पढ़ा है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, तो पहले का I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा √I1, तो √9 तो कितना जनता 3। उसी तरह से डायरेक्ट A2 निकाल देते हैं तो √I2 लिख सकते हैं, तो √60 तो कितना हो गया 4। अब डायरेक्ट फॉर्मूला A मैक्सिमम, अभी पढ़े महत्तम का फॉर्मूला A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 तो 3 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4 = 7। उसी तरह से ए मिनिमम का फॉर्मूला तो पढ़ाए थे मोड ऑफ A1 माइनस A2, और घटा दोगे 3 - 4 तो आएगा -1, और -1 को मोड में रखेंगे तो आंसर क्या देंगे +1। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को बनाना है, कभी तीव्रता का अनुपात देगा, कभी आयाम का अनुपात देगा, और आपका आंसर चला आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दिया है A1 = A2 का रेशियो है 3:5। तो आपसे पूछा है आई मैक्सिमम बता दीजिए, आई मिनिमम बता दीजिए, ए मैक्सिमम बता दीजिए और ए मिनिमम बता दीजिए। तो चलिए जनता, सबसे पहले हम निकाल देते हैं ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम का फॉर्मूला A1 प्लस A2, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 3 + 5, द आंसर इज कितना 8। और ए मिनिमम पूछेगा तो A1 माइनस A2 किस में रखना है, मोड में रखना है, तो 3 - 5 तो अंदर में होगा -2 और बाहर निकालेंगे तो +2। तो ये हो गया महत्तम आयाम, न्यूनतम आयाम। अब तीव्रता की बात करते हैं तो आपको पता है तीव्रता आयाम का स्क्वायर होता है, तो I1 निकालेंगे तो A1 का स्क्वायर, A1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर तो 9, I2 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर तो कितना 25। तो I1 और I2 मालूम हो चुका है क्या। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में चलेंगे। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि √9 प्लस √25 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का √3, 25 का स्क्वायर 5, 5 3 8 का स्क्वायर, यानी कि 64, 64 आएगा। उसी तरह से आई मिनिमम कोई पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √9 माइनस √25, यानी कि 9 का 3, 25 का 5, 25 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 4। तो 4 और 64 आ जाएगा आंसर। तो अब हम कह सकते हैं कि मेरे क्वेश्चंस यहाँ तक बन चुके हैं और ये लेक्चर होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन। होप सो कि साउंड लाइट सारी चीज़ें सही रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आपका साउंड का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा कल या परसों में। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।